हम देखते हैं आगे शुक्ल जी के इतिहास को। जो संशोधित बातें अपने संस्करण में लिखे थे, संशोधित और प्रवर्धित संस्करण के संबंध में 2 बातें। पहला इन्होंने क्या कहा है कि संशोधन के अतिरिक्त बहुत सी बातें इन्हें बढ़ानी पड़ी थी। क्या है कि आदिकाल के भीतर वज्र यानी सिद्ध और नाथपंथी योगियों की परंपरा का कुछ विस्तार के साथ वर्णन ये दिखाने के लिए करना पड़ा कि, यहाँ से इम्पोर्टेंट है, कि कबीर द्वारा परिवर्तित निर्गुण संत मत के प्रचार के लिए किस प्रकार उन्होंने पहले रास्ता तैयार किया। तो शुक्ल जी क्या कहते हैं, कबीर ने किस तरह संत मत के लिए, निर्गुण मत के लिए रास्ता तैयार किया। और दूसरा उद्देश्य क्या, सबसे इम्पोर्टेंट दूसरी बात क्या है, दूसरा उद्देश्य सबसे इम्पोर्टेंट है कि सिद्धों और योगियों की रचनाएं जो हैं साहित्यिक कोट में नहीं आती, और योग धारा काव्य या साहित्य की कोई धारा नहीं मानी जा सकती। ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है, बार बार एग्जाम में आता है कि सिद्धों और योगियों की रचनाएं को साहित्यिक कोट के अंतर्गत नहीं आती, योग धारा काव्य या साहित्य की कोई धारा नहीं हो सकती। आगे इन्होंने क्या कहा है कि भक्त काल के अंतर्गत स्वामी रामानंद और नामदेव विशेष रूप से इन पर विचार किया गया है। ठीक है, आगे इन्होंने क्या कहा है कि रीत काल के सामान्य परिचय में हिंदी के अलंकार ग्रंथों की परंपरा के उद्गम और विकास को कुछ अधिक विस्तार से दिखाया गया है। और घनानंद कुछ कवियों आलोचकों को परिचय भी इसमें विशेष रूप से मिलेगा। ये इन्होंने अभी नए में चेंजेस किया है। और क्या कहा है कि आधुनिक काल के भीतर खड़ी बोली के गद्य का इतिहास, इधर कुछ सामग्री मिली है, उसकी दृश्य से नया रूप सामने आया है। हिंदी के मार्ग में जो विलक्षण बाधाएं पड़ी हैं उसका भी सविस्तार उल्लेख किया गया है। पिछले संस्करणों में वर्तमान अर्थात आजकल चलते हुए साहित्य की मुख्य प्रवृत्ति की ओर संकेत मात्र करके छोड़ दिया गया था। इस संस्करण में समसामयिक साहित्य का अब तक का आलोचनात्मक विवरण दिया गया है, जिससे आज तक के साहित्य की गतिविधि को पूरा परिचय प्राप्त होगा। आशा है कि परिवर्धित रूप जो है उपयोगी सिद्ध होगा। कब की बातें हैं, संभवतः 1997 में। तो क्वेश्चन इंटरव्यू में कभी पूछ सकता है कि जो परिवर्धित ये संस्करण रूप आया परिवर्धित, इसमें क्या चेंजेज हुए हैं। तो इसमें जैसे कबीर को नया रास्ता दिखाया, कबीर को दिखाने के लिए कि संत मत प्रचार के लिए किस तरह रास्ता दिखाए, और सिद्धों और योगियों के जो रचनाएं वो को साहित्यिक कोट में नहीं आती, ये दिखाने के लिए, और रामानंद नामदेव इनको और विशेष बातें बताई गई हैं। रीत काल का सामान्य परिचय ज़्यादा दिखाया गया है। घनानंद और कुछ कवियों को आलोचनात्मक परिचय दिया गया है। ये सब मेन बातें हैं जो आगे इसमें परिवर्धित किया गया। अब आगे देखते हैं हम इसमें काल विभाग कैसे किए शुक्ल जी, वो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है बार बार एग्जाम में, क्या है कि जब प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित ही जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला आता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा से साथ उसका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य इतिहास कहलाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन ये है कि साहित्य इतिहास क्या कहलाता है। और दूसरा है कि जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक, धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। ये लाइन पूछ सकता है, क्योंकि यही लाइन इतना ज़्यादा लोग रटे हुए हैं, लेकिन ये लाइन पे भी ध्यान देना है कि जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक, धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। ये किसने कहा है, तो इसको भी शुक्ल जी ने कहा है। अतः कारण स्वरूप इन परिस्थितियों को किंचित दिग्दर्शन के साथ भी आवश्यकता है, किंचित दिग्दर्शन भी के साथ ही आवश्यक होता है कि इस दृश्य से साहित्य का विवेचन करते समय इस बात में ध्यान रखना होगा किसी विशेष समय में लोगों के रुचि विशेष का पोषण किधर से और किस प्रकार से हुआ है। फिर आगे इन्होंने क्या कहा कि उपर्युक्त व्यवस्था के अनुसार हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को इन्होंने 4 भागों में बांटा। कितने भागों में, 900 वर्षों के इतिहास को 4 भागों में। पूछ सकता है कि 900 वर्ष के इतिहास को शुक्ल जी ने कितने भागों में बांटा है, तो 4 भागों में बांटा है। उसमें क्या क्या है, पहला आदिकाल है, आदिकाल या वीरगाथा काल दोहरा नामकरण, फिर पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल, तीसरा उत्तर मध्यकाल या रीतकाल, और चौथा आधुनिक काल या गद्यकाल। ये 4 काल हो गए, इसके विभाजन हो गए 4। तो आदिकाल या वीरगाथा काल, पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल, उत्तर मध्यकाल या रीतकाल, और आधुनिक काल। आधुनिक काल 1900 से 1984 तक। फिर आगे देखते हैं क्या कहा इन्होंने कि इन कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार ही इसका नामकरण किया गया। किसके अनुसार, विशेष प्रवृत्ति के अनुसार।
पर ये ना समझना चाहिए कि विशेष काल में आके और प्रकार की रचनाएं हुई ही नहीं हैं, और भी हुई हैं। जैसे भक्त काल या रीत काल को ले लें, उसमें वीर रस के अनेक काव्य मिलेंगे, वीरताओं की प्रशंसा भी मिलेगी, जिस ढंग की वीरगाथा काल में हुआ करती। अतः प्रत्येक काल, यहाँ से इम्पॉर्टेंट है कि अतः प्रत्येक काल का वर्णन इस प्रणाली पर किया जाएगा कि पहले तो उक्त काल की विशेष प्रवृत्ति, पहले ही बता चुके ऊपर, विशेष प्रवृत्ति सूचक उन रचनाओं का वर्णन होगा जो उस काल के लक्षण के अंतर्गत होंगी। पीछे मतलब आगे संक्षेप में उनके लिए अतिरिक्त और भी ध्यान देने योग्य रचनाओं का उल्लेख किया होगा। आगे देखते हैं, आप सबसे इम्पॉर्टेंट देखते हैं आदिकाल प्रकरण 1। आदिकाल प्रकरण 1 सबसे पहला क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है कि प्राकृत की अंतिम अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। किसने माना है? शुक्ल जी ने। आगे उन्होंने कहा कि उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है, गाथा बराबर क्या है? प्राकृत, गाथा बराबर प्राकृत, वैसे ही दोहा कहने से अपभ्रंश का बोध होता है। दोहा कहने से किसका बोध होता है? दोहा कहने से अपभ्रंश का बोध होता है। दोहा कहने से अपभ्रंश का बोध होता है। प्रचलित काव्य भाषा पद समझाता है। अच्छा, इन्होंने क्या कहा आगे कि अपभ्रंश या प्राकृत भाषा हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। क्या कह रहे हैं कि अपभ्रंश या प्राकृत हिंदी का सबसे पुराना नमूना कहाँ मिलता है हमको? तो तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों में, और उसमें भी कहाँ पे? 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में। फिर कहाँ से कहाँ तक बताया इन्होंने? ये इंपॉर्टेंट लाइन बार बार पूछता है एग्जाम में कि राजा मुंज के समय 1050 संवत के लगभग तो ऐसी अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य, देखो यहाँ पे दिया, शुद्ध साहित्य या काव्य रचनाओं में भी पाया जाता है। अतः यहाँ से इंपॉर्टेंट लाइन है कि हिंदी साहित्य का आदिकाल 1050 से 1375 तक संभवत, अर्थात क्या कह रहे हैं, महाराजा भोज से लेकर हम्मीर देव के कुछ पीछे तक माना जाता है। तो क्वेश्चन आएगा कि इन्होंने आदिकाल का समय कहाँ से कहाँ तक माना है? तो 1050 से 1375 तक, और महाराज भोज से लेकर हम्मीर देव के कुछ पीछे तक माना जाता है। आगे इन्होंने कहा क्या है फिर? यद्यप जनश्रुति के इस काल आरंभ और भी पीछे ले जाती हैं जनश्रुतियाँ जो हैं, और संवत 770 में भोज के पूर्व पुरुष राजा मान सिंह के सभासद पुष्य नामक किसी बंदीजन के दोहा में एक अलंकार ग्रंथ लिखना बताती है। किसमें दिया है ये? शिव सिंह सरोज में, पर इसका कोई प्रमाण नहीं उपलब्ध है। क्या कह रहे हैं कि थोड़ा पीछे भी 700, इन्होंने जैसे बताया शुक्ल ने 1050 से 1375 संवत, लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ जनश्रुतियाँ हैं जो 750 संवत से राजा मान सिंह के सभासद कोई पुष्य कवि था, किसी बंदीजन का एक दोहा अलंकार ग्रंथ लिखना बताती है। और कहाँ मिलता है प्रमाण इसमें लिखा हुआ? तो शिव सिंह सरोज में, लेकिन कोई इसका प्रमाण उपलब्ध नहीं है। फिर इसके आगे क्या कहते हैं इसके आगे क्या कहते हैं इन्होंने कि आदिकाल के इस दीर्घ परंपरा के बीच लगभग 150 वर्ष के भीतर की रचना विशेष निश्चित नहीं हो सकता। धर्मनीति, श्रृंगार, सभी प्रकार रचनाएं दोहें मिलती हैं। कितने वर्षों का? 150 वर्षों का इन्होंने लिया है लगभग आदिकाल में। फिर क्या करें, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि पूछता है कि अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति, अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति की बात कौन किया है? तो शुक्ल जी ने किया है। तो अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति के उपरांत जब मुसलमानों की चढ़ाइयों का प्रारंभ होता है, तब से हम हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति एक विशेष रूप में बंधी हुई पाते हैं। ये पूछता है, बार बार एग्जाम में आया है, RPSC और भी एग्जामों में। और अगला क्या है कि राज आश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीत, श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे सभासदों में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रय राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। अतः यहाँ से इम्पॉर्टेंट, अतः प्रबंध परंपरा रासो नाम से जान पड़ती, जिसे लक्ष्य करके हमने वीरगाथा काल इसका नाम रखा है। क्या कहा इन्होंने कि यही प्रबंध परंपरा रासो के नाम से जान पड़ती। कौन सी? कि आश्रयदाताओं के राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों के गाथाओं का जो वर्णन करते थे, वही रासो के नाम से जान पड़ती, जिसको लक्ष्य करके इन्होंने क्या लिखा है? वीरगाथा काल। आगे देखते हैं, दूसरी ध्यान देने वाली बात यह है आदिकाल के संबंध में कि इस काल की जो साहित्यिक सामग्री है उसमें कुछ तो असंदिग्ध है, कुछ संदिग्ध। असंदिग्ध सामग्री जो कुछ प्राप्त है उसकी भाषा अपभ्रंश या प्राकृत की रूढ़ियों से बद्ध हिंदी है। क्या कह रहे हैं?
सबसे इम्पोर्टेंट बात, असंदिग्ध सामग्री जो कुछ प्राप्त हुई है उसकी भाषा अपभ्रंश या प्राकृत भाषा या प्राकृत की रूढ़ में बहुत कुछ हिंदी है। इस प्रकार अपभ्रंश या प्राकृत भाषा हिंदी का अभिप्राय ये है कि उस समय की ठीक बोलचाल की भाषा नहीं है जिस समय की इनकी रचनाएं मिलती हैं। अतः उस समय के कवियों की भाषा, कवियों ने काव्य रूप परंपरा के अनुसार साहित्यिक प्राकृत के पुराने शब्द लिए हैं। जैसे पीछे के हिंदी में तत्सम शब्दों के लिए जाने लगे, विभक्तियाँ, कारक चिन्ह, क्रियाओं के रूप आदि की बहुत कुछ अपने समय में अब कई सौ वर्ष पुराने रखे हैं। बोलचाल की भाषा में घिस घिसाकर, बिल्कुल आगे बोलते हैं कैसे, घिस घिसाकर जिस रूप में आ गई सारा वही रूप न लेकर कवि चारण आदि भाषा का बहुत कुछ व्यवहार अपने सामने लाने लगे और कई सौ वर्षों पहले कभी यही परंपरा चलती रही है। अतः आगे क्या कह रहे हैं कि अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं उस काव्य भाषा में जो नमूने पुरानेपन के कारण बोलने के कुछ अलग बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत तक उसके भीतर तक पोथियों में चलती आ रही। फिर उन्होंने क्या कहा कि विक्रम की 14वीं शताब्दी के मध्य एक ओर तो पुरानी परंपरा कि कोई कवि संभवतः सारंगधर हमीर की वीरता का वर्णन ऐसी भाषा करते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि विक्रम की 14वीं शताब्दी में हमीर सारंगधर में क्या कहते हैं कि चलिए वीर हमीर पाव भर मेड़े कंपड़ और दिग्मगणय आधार धूर सुरह आछड़। तो ये किसकी लाइन है पूछा जाएगा तो सारंगधर की है। आगे क्या देखते हैं यहाँ पे कि दूसरी ओर मियाँ खुसरो दिल्ली में बैठे बोलचाल की भाषा में पहेलिया और मुकरिया लिख रहे थे। तो पहेलिया मुकरिया क्या था उनका, एक नार ने अचरज किया सांप मार पिंजरे में दिया। एक नार ने अचरज किया और सांप मार पिंजरे में दिया। इसी प्रकार 15वीं शताब्दी में एक और तो विद्यापति बोलचाल की मैथिली में और इसके अतिरिक्त प्राकृत की पुरानी काव्य भाषा में भी बनते थे। बनते के मतलब लिखते थे, जैसे बालचंद बिजावे भाषा दूह नहीं गह गए दुज्जन हासा। तो ये मैथिल, ये पुरानी काव्य भाषा में इनका लिखा गया है। और ये किस रचना से पूछेगा तो ये कीर्तलता से। किससे है? कीर्तलता से। कीर्तलता से। दूसरी ओर कबीर कह रहे हैं, दूसरी ओर कबीर अपनी अटपटी बानी बोली में इसे सुना रहे थे। क्या कह रहे थे, आगी ने जो लागी नीर में कंदे उजलिया झार और उत्तर दक्षिण के पंडिता रहे विचार विचार। ये किसकी लाइनें पूछ लेगा एग्जाम में तो किसकी है, कबीर की है। आगे देखते हैं सारांश। सारांश के रूप में हमेशा शुक्ल जी लिख देते हैं। सारांश ये है कि अपभ्रंश की ये परंपरा विक्रम की 15वीं शताब्दी, याद करना है कितना, 15वीं शताब्दी के मध्य चलती रही। अपभ्रंश की जो परंपरा कहाँ से, विक्रम की 15वीं शताब्दी तक चलती रही। एक ही कवि विद्यापति ने 2 प्रकार की भाषाओं का व्यवहार किया, पुरानी अपभ्रंश भाषा और बोलचाल की भाषा। तो क्वेश्चन पूछेगा कि शुक्ल जी ने विद्यापति को कौन कौन सी 2 भाषाओं 2 प्रकार की भाषा का उल्लेख बताया, तो एक पुरानी अपभ्रंश भाषा और दूसरा बोलचाल की देसी भाषा। इन दोनों भाषाओं का भेद विद्यापति ने स्पष्ट रूप से संकेत किया है। पहला जैसे उन्होंने बोला है कि देसिल बैना सब जन मिठ्ठा ते तैसन जपहों अवहट्टा। तो ये किस रचना से है, देसी लोग जान जाते हैं कि कीर्त पदावली से, लेकिन ये कीर्तलता से है। इससे है कीर्तलता से। क्या है, देसिल बैना सब जन मिठ्ठा ते तैसन जपहों अवहट्टा। ये किससे है, कीर्तलता से है। आगे देखते हैं, एक और छोटा सा है, अर्थात देसी भाषा बोलचाल की भाषा की सबसे मीठी बोली है। यही कह रहे हैं कि देसी बैना सब जन मिठ्ठा, देसी भाषा या बोलचाल की भाषा सबसे मीठी लगती है। इससे वैसा ही अपभ्रंश या देसी भाषा में मिला हुआ मैं कहता हूँ कि विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित भाषा की भाषा को देसी भाषा कहा है। क्या, किस भाषा को, प्रचलित बोलचाल की भाषा को क्या कहा है, देसी भाषा। प्रचलित बोलचाल की भाषा को क्या कहा है, देसी भाषा कहा है। अतः हम इसी अर्थ में इस शब्द का प्रयोग कहीं कहीं आवश्यकता अनुसार करेंगे। इस आदिकाल के प्रकरण में हम अपभ्रंश की रचनाओं का संक्षिप्त उल्लेख करके तब देसी भाषाओं का वर्णन करेंगे। तो ये हो गया हमारा प्रकरण 1। प्रकरण 2 से हम कल पढ़ेंगे, जो वही फिर आ जाएगी बात वही, गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है और दोहा कहने से अपभ्रंश का। तो इन्होंने क्या कहा था, जब से प्राकृत की बोलचाल की भाषा न रह गई तभी से अपभ्रंश साहित्य का प्राविर्भाव समझना चाहिए। कब से समझना चाहिए, जब से प्राकृत बोलचाल की भाषा न रह गई। प्राकृत बोलचाल की भाषा जब से खत्म हुई तब से क्या माना जाएगा, अपभ्रंश का आविर्भाव। इसके आगे हम फिर पढ़ते हैं। 2 अध्याय हो गए, अभी हो सकता है थोड़ा नीरस लगे, लेकिन आगे हम जब पढ़ेंगे कभी एक एक कभी आएंगे तो बहुत अच्छे से हाईलाइट करके मेन पॉइंट ही उसी पे चर्चा करेंगे।
फिर देखते हैं अगली क्लास में।